चलिए देखिए, कल हम लोग दूसरे चैप्टर का पहला और दूसरा जो न्यूमेरिकल था 2.1, 2.2 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे 2.3 यानी दूसरे चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। इस तीसरे क्वेश्चन में अब देखिए दो क्वेश्चन दिया है ए और बी करके। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित का मतलब स्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश हैं, 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं ए और बी पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो बिंदु ले लें। चलो दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु हमने ले लिया बी। ठीक है, दो बिंदु हमने ले लिया। कर इन दोनों बिंदुओं पे ये आवेश है, एक बिंदु पर इतना आवेश है और एक बिंदु पर इतना आवेश है। मान लीजिए इस बिंदु पर जो आवेश है वो है QA, जो बिंदु ए पे आवेश है, और उसका मान दिया है कितना 2 माइक्रोकूलम। और जो बिंदु बी है उस बिंदु पर ये आवेश दिया है यानी QB, और इसका मान दिया है -2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये दो बिंदु आवेश, दो बिंदु हो गए ए और बी। इधर आ जाओ आराम से। ठीक है, दो बिंदु हैं ए और बी और दोनों बिंदुओं पे ये आवेश हमने स्थित कर दिया। ठीक है, प्रश्न क्या है आपसे समझिएगा, और इन बिंदुओं के बीच की दूरी भी दे दी गई है, ध्यान रखना है। ये जो दूरी है ये टोटल दूरी दी गई है कितना 6 सेंटीमीटर, ये इनके बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे प्रश्न क्या किया गया है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। आपको समझना होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह का कोई पृष्ठ है, ठीक, और इस पृष्ठ के हर बिंदु पर जितने भी इसके पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर विभव क्या है, बराबर है। जितना वोल्ट का विभव यहाँ है उतने ही वोल्ट का अगर विभव यहाँ है उतने ही वोल्ट का विभव यहाँ है, यानी इसके हर बिंदु पर विभव क्या है, बराबर है। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब आपको ऐसा ही पृष्ठ यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, आपको ऐसा ही पृष्ठ यहाँ पर चेक करना है। चलो देखो, हमने कहा कि ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के हर बिंदु पर अगर विभव बराबर है तो आप इस पृष्ठ को क्या कहोगे, समविभव पृष्ठ। ऐसा ही पृष्ठ इन दोनों आवेशों के लिए ढूंढना है आपको। ये दोनों जो आवेश हैं इन दोनों आवेश के लिए आपको ऐसा ही पृष्ठ ढूंढना है जहां पर विभव क्या हो, समान हो। ठीक, तो देखिए अगर हम इनके बीच में अगर कोई पॉइंट मान लें, एकदम बीचों बीच में कोई पॉइंट ले लें, ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, क्योंकि कुल दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो जब बीच में पॉइंट लेंगे तो ये दूरी आधी हो जाएगी ना, तो ये भी 3 हो जाएगा और यह भी 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो जितना परिमाण का ये आवेश है उतने परिमाण का ये भी है। हर क्या है, ये धन है और ये ऋण है। ठीक, तो जितना वोल्ट का ये विभव यहाँ धनात्मक उत्पन्न करेगा उतना ही वोल्ट का ये विभव ऋणात्मक उत्पन्न करेगा, क्योंकि धन आवेश के कारण विभव क्या होता है, धनात्मक होता है, और ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। तो जितना वोल्ट का ये धन आवेश विभव धनात्मक उत्पन्न करेगा यहाँ, उतने ही वोल्ट का ये ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण क्या है, बराबर है। दोनों आवेशों से इस बिंदु की दूरी क्या है, बराबर है, तो विभव भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर इसके कारण जितना विभव उतना ही विभव इसके कारण भी होगा, तो इसके कारण विभव धनात्मक और इसके कारण विभव ऋणात्मक, तो यहाँ पर कुल विभव क्या होगा, 0। कुल विभव क्या हो जाएगा, 0। अरे भाई इसके कारण विभव मान लीजिए VA आ गया,
इसके कारण विभव भी आ गया। दोनों विभव बराबर है परिमाण में, लेकिन एक का चिन्ह प्लस है और दूसरे का चिन्ह माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस पॉइंट पर विभव क्या है? जीरो है। ठीक है, अगर इस पॉइंट से कोई पृष्ठ गुजरेगा तो उस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव क्या रहेगा? जीरो रहेगा। उस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो जब हर बिंदु पर विभव जीरो है, इसका मतलब हर बिंदु पर विभव क्या है? बराबर है। तो उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। विभव बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह 1 वोल्ट रहेगा तभी बराबर है, हर जगह 0 वोल्ट है तभी तो बराबर है, जीरो भी तो सब पर है। बराबर का मतलब ये है कि जितना भी हो वो हर पॉइंट पर, अगर शून्य है तो हर पॉइंट पे विभव शून्य रहे, अगर 1 वोल्ट है तो हर पॉइंट पर 1 वोल्ट रहे, अगर 2 वोल्ट है तो हर पॉइंट पे 2 वोल्ट रहे, तब इसको बोलेंगे समविभव पृष्ठ। अगर कहीं 1 वोल्ट है, कहीं 3 वोल्ट है, कहीं 2 वोल्ट है, तब इसको आप समविभव पृष्ठ नहीं कहेंगे। तो आपने क्या कहा कि इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर विभव जीरो है। ठीक, तो यहाँ से अगर कोई पृष्ठ हम गुजार दें, ऐसे कोई पृष्ठ इस पॉइंट से ऐसे गुजारते हैं, इस पॉइंट से होकर के, तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा? ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया गया है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, तो आप लिखेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जो पृष्ठ गुजरेगा उस पृष्ठ पर विभव क्या होगा? समान होगा, और उस विभव का कुल मान कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसके आगे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की भी बात करेंगे। पहले वाले को आप समझ गए ना? तो देखते हैं, जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। दूरी है कितना? 6 सेंटीमीटर। इसको अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 0.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आवेश Qa बराबर है 2 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में बदलेंगे तो माइक्रो को आप लिख देंगे 10⁻⁶। Qb दूसरे बिंदु पर जो आवेश है उसका भी मान है -2 माइक्रो, इसको भी कूलाम में बदलेंगे तो -2 सॉरी 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु मान लीजिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? C। देखिए AB का मध्य बिंदु C है, तो AC बराबर BC बराबर 0.3 मीटर। क्योंकि कुल दूरी 0.6 मीटर है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? अगर वो 6 सेंटीमीटर में था तो हमने 3-3 सेंटीमीटर लिखा था, लेकिन जब उसको हमने मीटर में बदल दिया तो 3 मीटर में हो जाएगा ना, तो 0.3 मीटर 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु, देखना बिंदु C से गुजरने वाले पृष्ठ पर विभव क्या होगा? समान होगा। बिंदु C से जो पृष्ठ गुजरेगा, ठीक है, उस पृष्ठ पर विभव क्या रहेगा? समान होगा। अर्थात उस पृष्ठ को क्या कहेंगे? अर्थात उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए यहीं से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ है। इतना तो दिया है, ठीक है, यहां से पहले का सॉल्यूशन है कि बिंदु C से गुजरने वाला पृष्ठ पर विभव क्या होगा? समान होगा, अर्थात उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे। अच्छा, उस पृष्ठ पर कुल विभव कितना होगा वो भी निकालना है। उस या सम विभव पृष्ठ
पर कुल क्या विभव, तो कुल विभव V बराबर VA प्लस VB। VA और VB का मतलब क्या है? QA आवेश के कारण विभव और QB आवेश के कारण विभव। तो QA आवेश के कारण विभव को VA और QB आवेश के कारण के विभव को VB लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, जो विभव है वो इस आवेश के कारण है और इस आवेश के कारण अगर इस बिंदु पर विभव निकालते हैं तो विभव का कौन सा सूत्र लगेगा? ध्यान रखिए, अगर कोई आवेश है Q और इस आवेश से R दूरी पर अगर यहाँ विभव निकालें तो क्या फार्मूला होता है? KQ/, यही होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए, इस आवेश के कारण C पर विभव निकालना है तो दूरी कितनी हो गई? 0. तो R की जगह 0.3 रख देंगे और आवेश कितना है? QA, तो Q की जगह QA रख देंगे और कुछ नहीं करना। तो देखिए VA का मान हो जाएगा K QA/0 और VB K QB, ठीक है, बटा 0.3। आगे देखिएगा, V बराबर दोनों में से K कॉमन कर दीजिए। अब देखिए QA का मान 2 × 10⁻³ सही है, प्लस QB का मान माइनस में है, देखिए है कि नहीं है, बटा 0. अब देखिए V बराबर K 2 × 10⁻⁻6/0 माइनस और प्लस का गुणा 2 × 10⁻⁻6/0। ये देखिए जितना ये प्लस है उतना ये तो कट गया ना, तो कितना आया? 0 और 0 का गुणा करेंगे क्या आएगा? तो कुल विभव कितना आ गया? 0। यानी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके दूसरे भाग पे। कहीं भी विभव निकालना है, किसी भी आवेश के कारण अगर विभव निकालना है तो आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। बार बार इसको बताया नहीं जाएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे भाग पर। कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु हैं उस हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको बतानी है। अब ध्यान देना, जो धन आवेश है उसके कारण विभव धनात्मक है। ठीक, मान लो इसके कारण यहाँ विभव 5 वोल्ट धन विभव आ गया और इसके कारण यहाँ 5 वोल्ट ऋण आवेश हो गया, तो इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? हाँ, प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, ये मालूम है ना। ठीक, अब देखना, अगर मान लो यहाँ पर धन आवेश है, समझना यहाँ पे धन आवेश है, ठीक, और धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर होती है। अच्छा, अगर इस आवेश के कारण हम यहाँ पर विभव निकालें तो विभव मान लो आ गया KQ/R। ठीक, मान लो ये दूरी R है। अब इसी आवेश के कारण अगर यहाँ पर विभव निकालें, मान लो दूरी कितना बढ़ गई? ΔR। तो अब फार्मूला क्या अप्लाई करोगे? V = KQ/R प्लस इतनी दूरी हो गई। ठीक, अब बताओ यहाँ पर विभव ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा, कम आएगा? दूरी ज्यादा हो गई ना। देखो नीचे दूरी है, नीचे का मान जब बढ़ता है ना तो वैल्यू क्या आता है? कम आता है। क्या आता है? कम आता है। तो आवेश से जितना दूरी पर जाएंगे विभव घटता चला जाएगा और आवेश के जितना नजदीक आएंगे विभव उतना ही बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? ये धन आवेश के कंडीशन की बात मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि इस आवेश के कारण इधर जाने पर विभव क्या है? घट रहा है, विभव घटता है और उसी घटने के दिशा में वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। देखो पहले ही हमने बताया ना कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है और उसी आवेश के कारण जब हमने बाहर की ओर विभव निकाला तो विभव क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होती है।
ये तो क्लियर हो गया। अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र विभव दिया हो और वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है तो तुरंत देखिए किधर विभव ज्यादा है और किधर कम है। जिधर विभव ज्यादा है उधर से, और जिधर विभव कम होगा उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। देख लो यहाँ पर भाई, ये धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, और इसी आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाला तो ज्यादा हुआ, यहाँ पर विभव निकाला तो कम हुआ। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अधिक विभव से कम विभव की ओर हुई, ये धन आवेश के कारण। आप सोच रहे होंगे सर जी अगर ऋण आवेश हो तो देखिए, अगर मान लीजिए ये ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है, सही है। अच्छा, इस ऋण आवेश के कारण अगर यहाँ विभव निकाला और फिर यहाँ विभव निकाला तो यहाँ पर विभव जो आएगा वो भी निगेटिव आएगा, यहाँ पर भी विभव निगेटिव होगा, सही है ना। यहाँ पे दूरी कम है और यहाँ पे दूरी ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो निगेटिव विभव आएगा वो कम आएगा और यहाँ पे निगेटिव विभव क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो कौन राशि बड़ी हुई, कम निगेटिव की अधिक निगेटिव? कम निगेटिव, सही है ना। यानी यहाँ विभव ज्यादा है और यहाँ, तो फिर देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अधिक से कम की हो रहा है। समझ आ गई बात। चाहे आवेश पॉजिटिव हो चाहे आवेश नेगेटिव हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो, अब बता दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अब बता दो। ए से बी की ओर, ए से, क्योंकि इसके कारण विभव पॉजिटिव होगा और इसके कारण विभव, तो इसका विभव कम होगा और इसका, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, ए से बी की ओर। तो दूसरा प्रश्न यही है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो लिखेंगे सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अधिक विभव से किधर, कम विभव की ओर होगा, अर्थात प्लस 2 माइक्रोकूलाम से -2 माइक्रोकूलाम की ओर। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर ऐसा क्वेश्चन है कि विभव दिया है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो तुरंत बताइए अधिक विभव से कम विभव की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करें तो इसको देखो, इधर देखो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक के पृष्ठ पर, तो देखो सबसे पहले गोली चालक ले लो, ऐसे ये गोली चालक है, ऐसे एक गोली चालक बना लो, ठीक है। इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R बराबर 12 सेंटीमीटर। इस गोली चालक पर तेरा इतने कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है। ये आवेश ऐसे इस चालक के ऊपर, क्योंकि ये चालक है तो आवेश कहाँ वितरित होता है, पृष्ठ पर, तो ऐसे ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि गोले के अंदर, अगर गोले के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अगर गोले के ठीक बाहर यानी पृष्ठ पर, यानी कोई बिंदु अगर इसके पृष्ठ पर है तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, और तीसरा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी, तो गोले की त्रिज्या 12 है और वो 18 सेंटीमीटर, तो गोले के बाहर जाएगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए ये दूरी है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर तीनों बिंदुओं पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, अंदर, पृष्ठ पर और बाहर। समझ में आ गई बात। और इस तरह का डेरिवेशन आप पढ़ें, एक समान रूप से आवेशित गोली एक चालक के कारण बाहर, पृष्ठ पर और अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। गॉस प्रमेय का ये अनुप्रयोग है,
तो ध्यान दीजिएगा, वही यहाँ पर न्यूमेरिकल में बनाया गया है। जब हल करें तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज दिया है इसमें, जो राशि दी गई है, जो डाटा दिया गया, पहले उसको लिख लीजिए। पहला है गोले की त्रिज्या। गोले की क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। कैपिटल आर बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्या दिया है? आवेश। क्या दिया है? क्यू। कितना? 1.6 गुणे 10 पे -7 इतना दिया हुआ है। प्रश्न ए का हल देखिए। गोले के अंदर यदि बिंदु, इस बिंदु को कोई नाम दे दीजिए P, यदि बिंदु P गोले, आवेशित गोले, क्योंकि उस पर आवेश है ना, ये गोले पे आवेश है तो उसको बोलेंगे आवेशित गोला। यदि बिंदु P आवेशित गोला के कहाँ है? अंदर है, तो वैद्युत क्षेत्र यानी E का मान क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ भी ये बिंदु, ये गोला चालक का है, देखिए लिखा है ना चालक, ये गोला चालक का है और आवेश इसके ऊपर फैले हुए हैं। इसका मतलब इसके अंदर कोई आवेश, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। ठीक है। तो यदि बिंदु P आवेशित गोले के अंदर है तो E का मान क्या हो जाएगा? E यानी वैद्युत क्षेत्र। E के क्या है? वैद्युत क्षेत्र। E 0 हो जाएगा। क्यों? यहाँ लिख देंगे, क्योंकि चालक के अंदर, चालक के अंदर Q यानी आवेश क्या होता है? 0 होता है। तो जब आवेश ही नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। चलिए अब आइए बी भाग पे। बी भाग कह रहा है गोले के ठीक बाहर यानी गोले के पृष्ठ पर यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर है, तो E बराबर क्या होगा? KQ/R²। यही होगा ना। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये लगेगा। अब देखिए K का मान 9.0 × 10⁻, इतना होता है, और Q का मान दिया है 1.6 गुणे 10 पे बटा R। गोले की त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या 0.12 का स्क्वायर। सही है ना। इसी को हल कर दीजिए तो देखिए E बराबर 16×9 144, 16×9 144 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए 9 में -7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 में -7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 में -7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2। तो 10 पे क्या घात हुआ? 2 घात। ठीक है। 9 घात है ना, इसमें -7 घात जोड़ोगे तो घट जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा बटा 0.12 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा? 0.0144 कितना आएगा? इसका वर्ग करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 0 से ऊपर 4 0 से गुणा कर दो। तो 4 0 से हमने ऊपर गुणा किया, समझना ध्यान से, 4 0 से ऊपर गुणा करने का मतलब 10 पे, और 4 0 से नीचे गुणा किया, दशमलव हट गया, कितना आया? 144 आया। ठीक है। अब देखो इसका 1 0, इसका दशमलव हटा दिया क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसका 1 0, इसका दशमलव हटा देगा तो कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ 1 0 बचा, यह 1 0 इसमें जोड़ दो तो 10 पे कितना हो गया, और नीचे कितना है? ये दोनों, तो E का मान कितना आया? 1 गुणे 10 पे 5 घात न्यूटन प्रति कूलम। तो यदि बिंदु P जो है
ठीक गोले के पृष्ठ पर है तो वैद्युत क्षेत्र इतना होगा। अगर बिंदु P गोले के ठीक अंदर है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, अब आते हैं इसका सी भाग। सी भाग कह रहा है कि यदि बिंदु P जो है गोले के क्या हो? बाहर हो, और कितनी दूरी पे? तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो लिखेंगे यदि बिंदु P आवेशित गोले के बाहर स्थित है तो अगर आवेशित गोले के बाहर स्थित होगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा E के क्यू बटा दूरी कितनी है ये? तो R का स्क्वायर। स्मॉल r दूरी पर है तो स्मॉल r लिखेंगे। जब पृष्ठ पर था तो जितनी बड़ी इसकी त्रिज्या होगी उतना दूरी न होगा, इसलिए कैपिटल R त्रिज्या थी तो कैपिटल R यहाँ दूरी देखो लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ देखना, समझना इस चीज को। R का जो मान है यहाँ पर वो दिया है कितना? 18 सेंटी, इसको मीटर में बदल दो इतना हो जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूले में रख दो E K का मान 9.0 इंटू 10 की पावर, अच्छा Q का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस बटा, और R का मान है 0.18 का स्क्वायर इक्वल टू 16 9 144, इतना हो गया। 9 में 7 जोड़े 10 पे 2 आ गया। इसका स्क्वायर करके देख लो, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। कितना होता है? 324। लेकिन दशमलव तो 4 अंक बाद लगेगा ना, तो देखिए क्योंकि 2 अंक इसमें है और फिर 0.18 का गुणा करेंगे उसमें भी 2 अंक होगा। अरे भाई जी, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 0.18 इंटू 0.1, इसका मतलब यही हुआ। तो 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें 4 अंक होगा ना, यानी 0.4 अंक के बाद होगा, और 324 में 3 अंक है तो लिखोगे 324 लिख दोगे। एक अंक कम पड़ रहा है दशमलव लगाने के लिए, यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? 4 0 से ऊपर नीचे गुणा करोगे ताकि दशमलव हट जाए, तो ये हो गया 10 पे 2 गुणे 10 पे, और नीचे दशमलव हट गया 324 हो गया। सही है, अब क्या करना है देखो, इसका 1 0 से इसमें गुणा कर दो ताकि इसका दशमलव हट जाए। जब इसका दशमलव हट जाएगा तो देखना इसके बाद यहां से लिखना है, तो ये हो जाएगा 100 गुणे, यहाँ 1 0 बचा और 10 पे 4 0, कितना हो गया? और नीचे 300, अब बताओ 324 और 144 किससे कटेगा? बता दीजिए। देख लो किससे कट रहा है। 9 से, देखो 9 से 16 बार में 144 कट जाएगा। 9 त्रिक 27, 6 बचे, 9 त्रिक 27, 5 बचेगा 54, 9 छके 36 हो गया। फिर कट रहा है देखो इससे 4 से, 4 चौक के 16, 4 नवा, तो E बराबर हो गया 4 बटा गुणे 10 पे, अब 4 में 9 से भाग दे दीजिए, चाहे यही आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अगर भाग देने नहीं आ रहा है तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, अगर आ रहा है तो भाग दे लीजिए। देखिए 4 में 9 से भाग दे दे रहे हैं। ठीक, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 40 कर लीजिए। 9 चौक के 36, फिर 4 40, 9 चौक के 4 4 करके आएगा, तो आप क्या करोगे? इसको लिख दोगे 4, लिखोगे 0.44, ऐसे करके चले जाना, लिख देना 10 पे 5। ठीक है, ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा वह बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, अगर ये बिंदु P केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र इतना होगा। अगर बिंदु P पृष्ठ पर होगा तो वैद्युत क्षेत्र इतना होगा। अगर बिंदु P गोले के अंदर होगा तो वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। समझ में आ गई बात? तो तीनों प्रश्नों का ये सॉल्यूशन हो गया, नोट कर लीजिए।
कौन है? अरे भाई क्या किया हमने, के का मान है, देखो फार्मूला में के है तो के का मान रख दिया, क्यू है क्यू का मान रख दिया, आर आर कितना है 0.18 रख दिया, 9 का 16 में गुणा किया 144 यानी 14.4 हो गया, 10 पे 2 घात, 9 में से 7 घटा दोगे, इतने का स्क्वायर करोगे इतना आएगा, ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए 4 जीरो से क्या किया गुणा कर दिया, तो ऊपर 4 जीरो से गुणा करोगे मतलब 10 पे 4 घात, नीचे 4 जीरो से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा 324 हो जाएगा, इसका 1 जीरो इसका दशमलव हटा दिया, भाई यहाँ पे देखो 14.4 है ना, हाँ तो इसमें कई जीरो है 2, 1 जीरो से इसमें गुणा कर दो दशमलव हट गया, यहाँ 1 जीरो बचा वो 1 जीरो इसमें जोड़ दो तो 10 पे 5 हो जाएगा, ठीक नोट कर ले।